एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस गृह विज्ञान चैप्टर 8 है ये, और ये क्लास 11th है। याद रखिएगा, होम साइंस का 11th क्लास का चैप्टर 8 है, जिसका नाम है उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास। ये हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया जा रहा है टॉपिक, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 8 क्लास 11th होम साइंस, और चैप्टर का नाम है उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि उत्तरजीविता का क्या अर्थ होता है, उत्तरजीविता से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं उत्तरजीविता को समझा देता हूं। उत्तरजीविता एक विषम कठिन परिस्थितियों में जीवित बने रहने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें जिंदगी को जीना बहुत ही मुश्किल हो, बहुत ही कठिन परिस्थिति हो, बहुत ही विषम परिस्थिति हो, ऐसे में खुद को जीवित रखना ही उत्तरजीविता को परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि हर समान व्यक्ति के लिए उत्तरजीविता एक सरल अर्थ है, जैसे जीवित बने रहना। मतलब उत्तरजीविता अगर आप किसी से ही पूछोगे तो वो सीधा यही बताएगा, जीवित बने रहना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा, देखिए क्या है, कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आती है, उसमें भी यदि इंसान जीवित बना रहता है तो वो उत्तरजीविता का सही उदाहरण माना जाता है। जैसे मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य करते रहना, कोई भी काम करते रहिए, अपने जीवन को जीते रहिए, यही उत्तरजीविता का अर्थ माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है बाल मृत्यु दर। तो देखिए, भारत में प्रति 1000 बच्चों के जन्म पर 23 नवजातों की मृत्यु होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो 1000 बच्चों के जीवन में 23 नवजात बच्चों की जो मृत्यु दर है, इसे ही हम बाल मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। और इसका जो है बाल मृत्यु दर घनता है, जिसे गरीबी के नाम से जाना जाता है, इसका ना संबंध है बाल मृत्यु दर से, क्योंकि गरीब के बच्चे की मृत्यु ज्यादा होती है। इस कथन को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, ये जान लीजिए कि गरीब देशों तथा धनवान देशों में जो निर्धन वर्गों में बाल मृत्यु दर का प्रतिशत है वो बहुत अधिक है। अर्थात ऐसे देश जो धनी देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, उनमें बाल मृत्यु दर बहुत कम होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम गरीब देशों की बात करें तो वहां पे बाल मृत्यु दर बहुत ज्यादा होता है। गरीब लोगों के बच्चों की मृत्यु, नवजातों की मृत्यु, शिशुओं की मृत्यु अधिक होती है। तो ये बाल मृत्यु दर के बारे में था। अगला पॉइंट, हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या कहता है, तथा विकास। देखिए, वृद्धि का अर्थ शरीर के अंगों के आकार एवं रूप में बढ़ोतरी से है। मतलब यदि व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग में विकास हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये वृद्धि कहलाता है। लेकिन मनुष्यों के संदर्भ में वृद्धि जो है वो गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद से शुरू होकर व्यक्ति के पूर्ण रूप से परिपक्व अर्थात वयस्क होने तक चलता रहता है। देखिए, यही अगर वृद्धि की बात इंसानों के अंदर कर ली जाए, अगर इंसान की बात कर ली जाए, तो इंसान जो है वो माँ के गर्भ में जब भ्रूण के रूप में तैयार होता है, उसके 2 हफ्ते के बाद से निरंतर वृद्धि करता रहता है। और ये तब तक वृद्धि करता रहता है जब तक कि वह वयस्क न हो जाए, एक जवान के रूप में निर्धारित न हो जाए। लेकिन विकास जो है, जो विकास की है, जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे वृद्धि समझाया, वहीं पे अगर आप विकास की बात करें तो विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब पूरे जीवन चलता है, जिसके कारण क्या होता है, बालक धीरे धीरे विभिन्न कार्यों एवं कौशलों के लिए योग्यता अर्जित करते हैं। क्योंकि ये विकास जो है ये स्किल्स प्रदान करता है, स्किल्स सिखाता है, कौशल सिखाता है। और आपको तो पता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जीवन भर निरंतर बूढ़े बूढ़े तक लोग किसी न किसी चीज के रूप में अपने आप को ज्ञानी बनाते रहते हैं। तो ये वृद्धि एवं विकास था। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। आगे की स्लाइड में हमारा कहता है कि वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और अगर विकास में अंतर पूछा जाए तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये VVI रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, एक तरफ हमने वृद्धि को रखा है, दूसरी तरफ विकास को रखा है। अब हम इसके अंतरों को जान लेते हैं। तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, मतलब इसे मात्रा के द्वारा ज्ञान लिया जाता है। लेकिन विकास जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में हो सकता है। मात्रा में भी इसे देखा जा सकता है और गुणात्मक रूप से भी इसे देखा जा सकता है। वृद्धि जो है वो शारीरिक ऊंचाई,
भार एवं विभिन्न अंग जैसे मस्तिष्क के आकार की संरचना में बढ़ोतरी से संबंधित है। जो वृद्धि होता है वो महिला और पुरुषों में अलग अलग होता है, अलग अलग शरीर के अंगों का विकास होता है और इन्हीं शरीर के अंगों के विकास से उनकी योग्यता या फिर उनके आयु का अंदाजा लगाया जाता है। तो ये वृद्धि है, लेकिन विकास जो है इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक, मानसिक, संवेदनात्मक परिवर्तनों भी समावेश होते हैं। मतलब एक समाज में रहने वाले व्यक्ति के सामाजिक गुणों को भी देखा जाता है, उनके मानसिक गुणों को भी देखा जाता है, उनके संवेदनात्मक गुणों को भी देखा जाता है। तो ये सारी चीजें विकास में आती है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है। वृद्धि जो है वो एक आयु तक सीमित होती है, 18 साल हो गया या 21 साल, 22 साल, मैक्सिमम 25 साल, इससे ज्यादा वृद्धि नहीं होता है। लेकिन विकास जो है वो जीवन भर चलता है, होल लाइफ चलने वाली प्रक्रिया होता है। चौथा पॉइंट जो है वो कहता है वृद्धि को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। जैसे कि शरीर की लंबाई हो गया, शरीर का वजन हो गया, दांतों का निकलना हो गया, ये सब क्या है? ये सब वृद्धि है। लेकिन विकास का अवलोकन व्यक्ति के परिपक्व व्यवहार द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। मतलब इंसान के गुणों के हिसाब से ही इसकी पता लगाई जा सकती है, किसका? विकास का। अगला पॉइंट पांचवा हमारा कहता है वृद्धि जो है वो व्यक्तित्व के एक आयाम अर्थात मुख्यतः शारीरिक संरचना से संबंधित है। जो वृद्धि है वो व्यक्ति के मतलब इंसानों से संबंधित है, मुख्य रूप से ये शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर का जो वृद्धि होता है इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन विकास जो है व्यक्ति के सभी आयामों को दर्शाता है, अलग अलग जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है, क्योंकि यह शारीरिक संरचना के साथ साथ कार्यात्मकता को भी दर्शाता है कि वो किस प्रकार से सक्षम है किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है इसका क्षेत्र संकुचित है, मतलब लिमिटेशन में है, ये संकुचित क्षेत्र में है, लिमिट है इसका। लेकिन अगर विकास की बात करें तो इसका क्षेत्र विस्तृत है, ये कई अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ। अगला पॉइंट हमारा कहता है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। देखिए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत भी आपके लिए VVI रहेगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला पॉइंट इसमें कहता है विकास की एक निश्चित क्रम को देखा जाता है। मतलब विकास जो है वो निश्चित क्रम में होता है। सभी शिशुओं में विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि पहला है मस्तिष्कोमुखी विकास। देखिए एक नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है। इस क्रम में क्या होता है? विकास जो है वो सदैव सर से शुरू होकर, मस्तिष्क से शुरू होकर पैर की तरफ होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मस्तिष्कोमुखी विकास कहेंगे। दूसरा होता है निकट से दूर के दिशा में विकास। अब इसमें क्या क्या होता है? जो शारीरिक विकास होता है शरीर का केंद्रीय भाग से शुरू होकर आगे की ओर बढ़ता है, मतलब शरीर के मिडिल से, बीच से निकल के आगे की ओर बढ़ता है। वहीं पे दूसरा जो है वह कह रहा है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में ही बताया है कि विकास जो है वो पूरे जीवन चलता रहता है। विकास जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज हो सकती है, परंतु रुकता नहीं है। विकास जो है कभी जीवन में आप बहुत तेजी से करोगे, कभी आप रुक जाओगे, कभी आप पीछे भी आ जाओगे, लेकिन यह विकास की जो प्रक्रिया है, जो स्टेप्स हैं इसके, ये रुकते नहीं है, ये निरंतर चलते रहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब बच्चों में पहले सामान्य योग्यताओं का विकास होता है। सामान्य योग्यता कहने का मतलब है कोई भी शिशु हो, कोई भी चाइल्ड हो, वो पहले काउंटिंग सीखता है, 1 2 3 4 सीखता है। ऐसा नहीं है कि वो सीधा A+B का होल स्क्वायर सीख लेता है। तो धीरे धीरे इनकी विशिष्टताओं का विकास होता है। विकास की सभी अवस्थाएं समान होती है। मतलब प्रत्येक बालक के लिए, प्रत्येक बच्चों के लिए जो विकास है इसकी सभी अवस्थाएं एक जैसा क्रम होता है, अर्थात स्टेप बाय स्टेप ही होते हैं। पहले पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। सभी बच्चों के लिए, सभी बालक के लिए ये समान होता है। पांचवा कहता है विभिन्न अंगों के विकास की गति अलग अलग होती है। अंगों की विकास की गति का क्या मतलब है? शरीर में, हमारे मनुष्य के शरीर में बहुत तरह के अंग होते हैं और इन सभी अंगों का विकास जो है, ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि शरीर के सभी अंगों का विकास अपनी अलग गति होती है। जैसे कि आप आंख की बात कर लो तो जितनी जल्दी आप आंख को मटका सकते हो उतने जल्दी आप हाथ को नहीं हिला सकते हो। तो ये शरीर के गति करने के अलग अलग अंगों के तरीके हैं।
छठा पॉइंट कहता है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास की दर भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे कि वृद्धि एवं विकास की दर जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था में कुछ कम हो जाती है। मतलब जो सीखने की ललक, जो किसी चीज को समझने की क्षमता बच्चे में होती है वो बूढ़ों में जाके कम हो जाता है। इसीलिए जो पढ़ाई की उम्र होती है इसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर कहते हैं बच्चे अभी पढ़ने का समय है, आप सही से पढ़ाई कर लो, नहीं तो आगे पछताओगे और आपका समय निकल जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो बहुत ज्यादा से किसी चीजों को सीखते हैं। सातवां पॉइंट कहता है सभी बच्चे अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचते हैं। मतलब बच्चों के विकास की गति अलग अलग होने के कारण वह जल्दी या देर अपने विकास की चरम सीमा को अवश्य प्राप्त करते हैं। मतलब सभी बच्चों को सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कभी कभी आपने सुना होगा हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे फलाने अंकल के लड़के को देखा है कितना अच्छा पढ़ता है। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि फलाने अंकल का लड़का जो करता है वही मैं भी करूं, जरूरी थोड़ी ना है कि वो जो कपड़े पहनता है वही मैं भी करूं। हर बच्चों की समझ की क्षमता अलग अलग होती है, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, स्किल्स सबके अलग अलग होते हैं, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए पेरेंट्स से भी खास अनुरोध है कि सभी बच्चों को एक साथ एक जैसे मत आंके, सभी की क्षमताएं अलग अलग होती है। विकास का क्षेत्र देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन के उद्देश्य से मनुष्य के जीवन काल के दौरान होने वाले विकास को निम्नलिखित आयामों में वर्गीकृत किया है। मतलब जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस विकास के क्रम को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है। ये वो 7 क्षेत्रों के बारे में यहाँ बताया गया। तो देखिए सबसे पहले मनुष्य में शारीरिक विकास भी होता है, क्रियात्मक विकास भी होता है, संवेदनात्मक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भाषा संबंधी विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और भावनात्मक विकास होता है। ये सारे विकास जो हैं ये साइंटिस्टों के द्वारा मनुष्यों के जीवन में होने वाले विकास का वर्गीकरण बताया गया है। तो ये विकास के क्षेत्र हैं, किस प्रकार से मनुष्य अर्थात इंसान अपने जीवन में विकास करता है। तो ये 7 विकास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हम इन्हीं 7 आयामों को आपके समझाने के लिए बनाया गया है। पहला है शारीरिक विकास। तो देखिए गर्भधारण के समय से लेकर जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि हड्डी हो गई, मांसपेशी हो गया आदि बढ़ने को शारीरिक विकास कहते हैं। जब आप बचपन में जन्म लेते हैं तो जिस प्रकार आप छोटे शिशु के रूप में होते हैं, क्या जीवन भर आप ऐसे ही छोटे शिशु के रूप में रहते हैं? नहीं, आपका शरीर धीरे 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 क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरा हमारा कहता है क्रियात्मक विकास। देखिए मांसपेशी तथा नाड़ियों की परिपक्वता के अनुरूप शिशु द्वारा विभिन्न कार्य करने की क्षमता अर्जित करने की क्रियात्मक विकास, इस विकास को ही क्रियात्मक विकास कहते हैं। जिस प्रकार शरीर हमारा विकास करता है ऐसे हमारी हड्डियों के अंदर भी विकास होता है, हमारी शक्ति के अंदर विकास होता है, हमें कार्य करने की क्षमता में विकास होता है। जो बचपन में हम 1 किलो उठाने में थक जाते थे, जवान होने के बाद हम 50 किलो भी उठा लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास कहते हैं। अब देखिए क्रियात्मक विकास को भी अलग अलग 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थल क्रियात्मक विकास। स्थल क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण से है। मतलब जो बड़े बड़े मांसपेशियां हैं, हाथ के, पैर के, शक्ति जिससे लगाई जाती है, इस पर हम कंट्रोल जो करते हैं, इसको हम स्थल क्रियात्मक विकास कहते हैं। दूसरा हमारा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की छोटी पेशियों से नियंत्रण से है। मतलब छोटे छोटे उंगली हो गए, अंगूठा हो गया, पैर के उंगली हो गए, तो इन सभी पर जो हम अपना नियंत्रण करते हैं इसे हम सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहते हैं। तीसरा हमारा है संवेदनात्मक विकास। अब संवेदी क्षमता जैसे कि देखने की क्षमता, हम जो भी चीजें देखते हैं, सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, स्पर्श करने तथा स्वाद महसूस करने की जो क्षमताएं होती है, इसे हम संवेदनात्मक विकास कहते हैं। मतलब इंसान के अंदर जो ज्ञानेंद्रियां होती है, जिसके माध्यम से वो चीजों को महसूस, सूंघ, समझ सकते हैं, इसे हम संवेदनात्मक
विकास के नाम से जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास में तो देखिए शैशवावस्था मतलब शिशु की अवस्था से प्रौढ़ावस्था बुढ़ापे की तक की बात कर लेते हैं। इसमें सोचने, समझने, याद रखने, समझदारी जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के विकास को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। मतलब जब आप अच्छे विचारों को उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, आप किसी भी चीज के बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं, किसी अच्छे और बुरे के बारे में आपको समझ आ जाती है, तो इसे हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए एक शिशु के सामने उसका खेलने वाला झुनझुना उठा लिया जाए तो वह उसे भूल जाता है, परंतु 2 वर्ष का बच्चा अपने खिलौने को ढूंढने लगता है, वो उन चीजों को खोजने लगता है। इससे उसके दिमाग के विकास के रूप में जाना जाता है। 5वां हमारा कहता है भाषा का विकास। तो देखिए अर्थपूर्ण ध्वनि और वाक्यों को उचित संयोजन की भाषा संबंधी विकास कहलाता है। भाषा संबंधी विकास जब हमें किसी चीज के साथ कम्युनिकेट करना हो, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात करना हो, तो किसी न किसी रूप के ध्वनि का उपयोग करते हैं, इसे ही हम भाषा का विकास कहते हैं। और भाषा संबंधी विकास को उन परिवर्तनों के रूप में भी समझा जा सकता है। 6ठा पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक विकास। ये भी VVI रहेगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिशु समाज के नियमों एवं सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार को ढालने की चेष्टा करता है, सामाजिक विकास कहलाता है। समाज में रहने के बाद क्या होता है? समाज में रहने के बाद समाज के लोगों के अंदर जो भी विकास होता है उसे हम सामाजिक विकास के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है भावनात्मक विकास क्या होता है? तो अपनी सुखद या दुखद भावनाओं पर नियंत्रण रखने तथा उन्हें समाज द्वारा वांछित तथा अपेक्षित रूप से अर्थात सर्व स्वीकार्य ढंग से अभिव्यक्त करना भावनात्मक विकास कहलाता है। देखिए अपने जीवन में कई बार आपको ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें आप या तो कभी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं या बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। तो इस हैप्पीनेस और सैडनेस को एक्सप्रेस करना मतलब लोगों के सामने लाना ही क्या कहलाता है? भावनात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला विकास के जो विभिन्न आयाम है इसमें 7 पॉइंट आपको अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल याद कर लेना है, और ये 7 आयाम को आपको विस्तार से बता दिया गया है ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आइए हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। संतुलित आहार के बारे में पढ़ना है। देखिए संतुलित आहार के बारे में हमने पहले भी कई स्लाइडों में पढ़ रखा है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा आहार जो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध करवाता है, संतुलित आहार कहलाता है। मतलब एक ऐसा आहार जिसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन हो, खनिज हो, मिनरल्स हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, सारी चीजें उपलब्ध हो, वैसा आहार क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है वृद्धि तथा स्वास्थ्य में संबंध। हम सभी जानते हैं कि बच्चों को समान रूप से वृद्धि करना उनके अच्छे स्वास्थ्य का एक प्रमुख द्योतक इंडिकेटर है, किंतु केवल सामान्य वृद्धि ही बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे कि बच्चों के लिए पर्याप्त स्तनपान की व्यवस्था, सुरक्षित स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण, तीसरा बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, और माताओं द्वारा धूम्रपान तथा शराब के सेवन जैसी आदतों से परहेज करना। ये क्या है? वृद्धि तथा स्वास्थ्य में संबंध है। अगर इन सभी बातों पे ध्यान दिया जाए तो बच्चे का मानसिक विकास जो है वो भी सही तरीके से होता है, और इनके लिए संतुलित आहार भी काफी आवश्यक है। इसलिए भी यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों का समान वृद्धि करना उसके अच्छे स्वास्थ्य का प्रमुख द्योतक है। मतलब कि सही तरीके से अगर वो विकास कर रहे हैं तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि वो स्वस्थ हैं, वो अच्छे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है विकास की अवस्थाएं। अब विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इसे जान लेते हैं। बाल विकास को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं को समझना जरूरी है। बाल विकास का मतलब हो गया चाइल्ड का डेवलपमेंट, बच्चों का विकास जो है वही बाल विकास कहलाता है। मानव जीवन अवधि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उन्हें समझ लीजिए। जैसे कि शैशवावस्था है जो जन्म से लेके 2 साल तक माना जाता है। आरंभिक बाल्यावस्था है जो 2 साल से 6 साल तक माना जाता है।
मध्य बाल अवस्था है जो 6 से 11 साल तक माना जाता है। किशोरावस्था है जो 11 से 18 साल तक माना जाता है। और प्रौढ़ावस्था है जो 18 वर्ष से और जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो ये मानव का जो जीवन है इसे अलग अलग उम्र के हिसाब से विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। नवजात शब्द का प्रयोग उन शिशुओं के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नवजात से आप क्या समझते हैं तो आप बताएंगे नवजात का मतलब होता है वैसे बच्चे जो अपने जीवन के प्रथम माह में होता है, मतलब जन्म लिया है और उसका अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, बच्चे 1 महीने के भी नहीं हुए हैं तो उन्हें नवजात कहा जाता है। मतलब नए जन्मे बच्चे को ही नवजात के नाम से जाना जाता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। नवजात शिशुओं में जन्म के समय ही कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है जो उन्हें उस समय तक जीवित रहने तथा उसे अनुकूलित करने में सहायता करती है जब तक कि वो उनकी क्रियात्मक क्षमताएं का विकास नहीं होता है। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं क्या होता है, नए जन्म लिए हुए बच्चों के अंदर यह उस एक ऐसी क्रिया है जो उन्हें अनुकूलित करता है, सहायता करता है जब तक कि वो खुद क्रियात्मक क्षमता को नहीं समझ पाते हैं। प्रतिवृत्ति क्रियाएं क्या क्या है उन्हें समझ लीजिए। पलक का झपकना, जब कोई चीज आंख को छूती है तो आंख अपने आप पलक को झपका लेती है, आंखों का झपकाना भी प्रतिवृत्ति क्रियाएं हैं। तीसरा है एक प्रकार का परिवर्त ही है, चूसने की प्रतिवर्त को स्तनपान में सहायक होता है। बच्चों को आपको पता है जन्म लेते ही चूसने की प्रतिक्रिया पहले से पता होती है, ऐसे प्रकृति ने इनका निर्माण किया है कि वो माँ के दूध को चूस चूस के पीते हैं। निष्कासन जैसे कि सुसु करना, टॉयलेट करना, पॉटी करना, ये सब भी उनको पहले से आता है। तो ये सारी चीजें ऐसी क्रियाएं हैं जो उनको जब तक कि वो क्रियात्मक नहीं होते उनको ये सारी चीजें पता होती है, स्वतः उनके अंदर से ये सारी चीजें हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संवेदनात्मक क्षमताएं क्या है। तो जन्म के समय दृष्टि जो होता है, देखने की जो शक्ति होती है, क्षमता होता है, सबसे अधिक विकसित संवेद होती है। मतलब नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो तेज रोशनी के संपर्क में आने पर आंख झपका लेता है, पलक झपकाता रहता है। तो ये संवेदनात्मक क्षमताएं हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि नवजात शिशु में किसी गतिशील वस्तु का पीछा अपनी आंखों से कर सकते हैं, आंखों से वो किसी भी गतिशील को वस्तु को देख सकते हैं। ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जब आप छोटे बच्चों को आवाज दोगे तो उस पर वो प्रतिक्रिया देते हैं। मूल स्वाद जैसे कि खट्टा, मीठा, कड़वा तथा नमकीन इत्यादियों के बीच अंतर कर सकते हैं। नवजात शिशु सुगंध दुर्गंध के बीच भी अंतर कर सकते हैं। रोककर अपनी आवश्यकताओं को बताने की वो चेष्टा करते हैं। अगर छोटा बच्चा है, नवजात बच्चा है और उसे भूख लगी है तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, दूध के लिए रोना शुरू कर देता है। अगर उसे सोना है, उसे नींद लगी है तो वो मम्मी को अपने रो रो के बुलाता रहता है ताकि मम्मी उसे गोद में लेके उसे सुला दे। तो ये सारी चीजें जो है वो संवेदनात्मक क्षमता के रूप में जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक विकास के बारे में। देखिए शारीरिक विकास क्या होता है, कद तथा वजन में वृद्धि। देखिए इंसान के शरीर में यदि उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसके वजन में वृद्धि हो रही है या उसके शरीर के अंगों में वृद्धि हो रही है तो उसे हम शारीरिक विकास के रूप में जानते हैं। जैसे कद तथा वजन में सबसे अधिक नाटकीय वृद्धि जन्म से ठीक पहले से होती है। अचानक से आप देखोगे कि लोग बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब एक कोशिका वाला जीव भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है तब वह 20 इंच लंबा और वजन में लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम का हो जाता है। माँ के गर्भ की बात है ये कि बच्चा 2.5 से 3 किलो का उनके पेट में रहता है जब वो एक कोशिका में एक भ्रूण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। शुरू में क्या होता है कि जब माँ के गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका भ्रूण में निर्माण होता है तो वो बहुकोशिकीय हो जाते हैं। तो उनकी लंबाई जो है वो 20 इंच और लगभग 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक उनका वजन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्रियात्मक विकास के बारे में। तो मैंने आपको स्थूल क्रियात्मक विकास जैसे कि हाथ, पैर और इनका प्रयोग की क्षमता के बारे में पहले की स्लाइड में बताया था। तो इसमें क्या होता है स्थूल क्रियात्मक में कि लोग अपने हाथों का,
पैरों का प्रयोग एवं क्षमता का विकास करने लगते हैं, मतलब बच्चे चलना शुरू हो जाते हैं, गुड़कना शुरू हो जाते हैं, लुढ़कना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, जैसे कि एक हाथ में ग्लास को पकड़ना और लिखने इत्यादि की क्षमता को विकास कर लेना, यही क्या होता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। ग्लास को पकड़ना, कलम से लिखना, बोर्ड पे लिखना, एक ही बार में कुछ सुनना, बाइक पे देखना, तो ये सारी चीजें जो है वो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे भाषा के विकास के बारे में। देखिए, भाषा जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि हर जीव प्रजाति की संप्रेषण के लिए, मतलब विकास के लिए, बात करने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए एक विशिष्ट प्रणाली होती है। जैसे कि मधुमक्खियां नृत्य द्वारा दूसरी मधुमक्खियों का संप्रेषण स्थापित करती है, अपने कम्युनिकेशन को बताती है। कौन? मधुमक्खियां। डांस करके उनका कम्युनिकेट होता है। उसी प्रकार विभिन्न प्रजाति के पक्षी भी विशेष प्रकार के चहचहाकर आवाजों को निकालकर अपनी प्रजाति को अन्य पक्षियों से संप्रेषण करती है। जैसे कि जंगलों में देखा होगा ना कि चिड़िया चहचहाने लगती है। अब मान लो कि जंगल में कोई खतरनाक जानवर की एंट्री हो गई तो चिड़िया चहचहाने लगी, कौवे काव काव करने लगेंगे और सब चिड़िया इधर उधर भगदड़ मचाना शुरू हो जाएगी। ये इनके संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का तरीका है जो एक पक्षी दूसरे पक्षी के साथ करता है। मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें भाषा सीखने और जन्मजात गुण होते हैं। मानव जो है, जो इंसान है, वही एक ऐसा जीव है जो अपने कम्युनिकेशन के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। मनुष्य में भाषा का विकास काफी हद तक उसके परिवेश द्वारा प्रभावित होता है, मतलब जहां पे वो रहते हैं उसी तरह की भाषा वो बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मनुष्य के परिवेश का दायरा बढ़ता है, उनकी सोसाइटी बढ़ती है, वो अनगिनत संख्या में स्वयं उच्चारित किए गए वाक्यों का उच्चारण करने के योग हो जाता है और यहाँ से वो कम्युनिकेशन के लिए भाषा का उपयोग करना भी शुरू कर देते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक भावनात्मक विकास। तो देखिए, आरंभिक संबंध तथा मनोभाव को जान लेते हैं। अधिकांश परिवारों में नवजात शिशु का पहला संपर्क स्पर्श के द्वारा उसकी मां के साथ होता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला वो किसके साथ, अपनी माँ के साथ ही संपर्क में आता है। माँ ही उसकी स्पर्श करती है, माँ ही उसको पहली बार गोद में लेती है या माँ के बगल में बच्चे को रखा जाता है। तो अपनत्व की भावना का विकास जो होता है यहीं से होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि किसी भी बच्चे को अपनी माँ से ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि वो जब भी इस जीवन को जीने के लिए यहाँ पे एंट्री लेते हैं, मतलब भगवान के द्वारा उन्हें जब भेजा जाता है हमारे पृथ्वी पर इस सुंदर से वातावरण में, तो उनका सबसे पहला स्पर्श जो होता है वो उनकी माँ के साथ होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो देखिए, अपनत्व की भावना और विकास के बारे में समझ लेते हैं। शिशुओं में शारीरिक संपर्क की जन्मजात आवश्यकता होती है, मतलब कि शुरुआत में उन्हें आवश्यकता होती है शरीर के संपर्क के लिए, क्योंकि उनको गर्म वातावरण भी चाहिए होता है, इसलिए भी उनको माँ के साथ रखा जाता है। घर के सदस्य शिशुओं के साथ खेलते समय एक विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे मदरीज माता समान कहा जाता है। मतलब एक अलग प्रकार की भाषा, जैसे सुना होगा कभी कई प्रकार के साउंड निकाल के बच्चों को बुलाया जाता है। जब माँ देखभाल करता शिशु को देखकर मुस्कुराते हैं। शिशुओं के साथ पारस्परिक क्रिया के दौरान अक्सर देखभाल करता, जिसे माँ के रूप में जाना जाता है, विभिन्न प्रकार की लयात्मक क्रियाएं भी करती है, जैसे हाथों का ताली बजाना, आंखों का मटकाना, बच्चों को हाथों के इशारे से बुलाना। तो ये सारी चीजों के कारण ही बच्चों में माँ और पिता के प्रति अपनत्व का भावना जागृत हो जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में हमारा है कि शिशुओं में विश्वास की भावना का विकास करने के लिए उनके साथ स्नेहपूर्ण तथा सुरक्षित संबंध का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण विकासात्मक क्रिया कार्य होता है। माँ को आपने अक्सर देखा होगा कि वो अपने बच्चों के साथ कितनी सुरक्षित तरीकों से पेश आती है। बिल्कुल उनके साथ स्नेहपूर्ण, गले लगाना, सीने से लगाना, उनको प्यार करना, उनको पिचकारी करना, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चों के साथ माँ में स्नेह उत्पन्न करता है। स्वयं को सुरक्षित महसूस करने वाला शिशु क्या होता है, कम रोता है। उसे आप किसी और के गोद में डाल दो और उसकी माँ के गोद में डाल दो, तो आप देखोगे कि माँ के गोद में जाते ही बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि वो उनके गोद में खुद को सुरक्षित पाता है। दूसरा है, देखभाल करने वालों के साथ अधिक सहयोग करता है। जो लोग उसके साथ ज्यादा समय स्पेंड करते हैं उसके साथ वो ज्यादा खुश रहता है।
हर समय डर कर देखभाल करने वालों से वो चिपका नहीं रहता, जो उसको डर डर के उसे अलग अलग रहते हैं उसके साथ बच्चे बहुत कम ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं पिता के साथ जुड़ाव। माता के साथ तो हम समझ गए, अब हम पिता के साथ जुड़ाव के बारे में जान लेते हैं। पारंपरिक भारतीय परिवारों में पिता को परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला तथा धन कमाने वाला सदस्य माना जाता है। पापा जो है वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं ताकि घर परिवार को चला सके। परिवार के लिए धन कमाने के उद्देश्य से पिता को दिन में अधिकतर समय घर से बाहर बिताना पड़ता है, वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं, जबकि माँ बच्चों के साथ अधिक समय बिताती है। तो देखिए, एक पिता होने के कारण मैं तो यही कहूंगा कि पापा का भी लगाव बच्चों के साथ उतना ही होता है और बच्चे भी पापा से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि पिताजी को काम करना पड़ता है, पिताजी घर से बाहर रहते हैं, इसलिए वो बच्चे के साथ ज्यादा समय बिता नहीं पाते। तो इस मामले में बच्चे का लगाव पिता से ज्यादा माता के साथ हो जाता है, लेकिन प्यार वो बच्चे दोनों के साथ करते हैं। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है हमारा बच्चों की भावनाएं एवं बाल मनोभाव। शिशु उस समय बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनकी माँ उनकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। ये सारी चीजें बहुत ही प्यारी बातें हैं। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है और उसकी माँ उसकी आंखों से ओझल हो जाए, मतलब अलग हो जाए, तो बच्चा रोना शुरू हो जाएगा, चिल्लाना शुरू हो जाएगा। शिशुओं को अपनों से बिछुड़ने का भय 12 से 18 माह की आयु के दौरान अपने चरम पर होता है, सबसे ज्यादा होता है। जब बच्चों की आयु 12 से 18 महीने की होती है, उन्हें ये बड़ा टेंशन सा होता है कि मेरे माता पिता मेरे आंखों से ओझल क्यों हो जाते हैं, तथा लगभग 20 से 24 माह की आयु में दूर भी हो जाता है। ये इतना उतना नहीं ज्यादा टेंशन लेते हैं इन सब चीजों का। सभी बच्चे एक जैसी परिस्थिति में एक समान प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा समान ही हो, हर एक बच्चा एक ही जैसी प्रतिक्रिया देगा। बच्चों की प्रतिक्रिया में भिन्नता उनके पूर्व अनुभव, आदत और उनके आसपास के अन्य लोगों की प्रकृति से प्रभावित होती है। देखिए, यहाँ पे मैं एक उदाहरण दूंगा। एक गांव के बच्चे और एक शहर के बच्चे में बहुत अंतर होता है। गांव का बच्चा ना शुरुआत से ही बहुत अधिक वातावरण को बर्दाश्त करने वाला होता है, लेकिन शहर के बच्चों को मैं देखता हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी चीजों पे वो बीमार से हो जाते हैं। तो ये परिवेश का भी है, प्रकृति का भी है और जगह पर भी निर्भर करता है कि बच्चे किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं देते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन की विधियां। तो देखिए, माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चों का पाल पोस कर बड़ा करने की प्रक्रिया को बच्चे का लालन पालन कहा जाता है। अपने बच्चों को हर संभव प्रयास के करने के बाद उन्हें बड़ा करने की जो प्रक्रिया है, पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, कपड़े, ये सारी चीजें उनका लालन पालन कहलाता है। माता पिता द्वारा बच्चों का लालन पालन का तरीका बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। देखिए, ये मैं आप सभी को भी समझाना चाहूंगा, जिस प्रकार के परिवेश में बच्चों को आप रखोगे, बच्चे पे उसी प्रकार का अमिट छाप छूट जाता है उनके बुढ़ापे तक, प्रौढ़ावस्था तक। अगर बच्चे को आप गलत परिवेश में रखते हो, एक गंदे परिवेश में रखते हो, तो कभी भी आपका बच्चा साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता को शुरुआत से ही अपने बच्चों को एक अच्छा परिवेश देना चाहिए। आगे की स्लाइड में हम बढ़ेंगे। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रतिबंधात्मक माता पिता क्या होता है। तो देखिए, प्रतिबंधात्मक माता पिता के बारे में जान लेते हैं। अपने बच्चों पर अनेक प्रकार के नियम तथा बंदिशें लगा दिया जाना प्रतिबंधात्मक माता पिता कहलाता है। अपने बच्चों पे जबरन ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करो वो करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधात्मक माता पिता कहते हैं, जो अपने बच्चों पे प्रतिबंध लगा देते हैं। अनुमादिता माता पिता क्या होता है, अपने बच्चों पर बहुत जरूरी नियम लगाते हैं तथा अपने बच्चों को अक्सर अपने निर्णय स्वयं करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। देखिए, जो बहुत जरूरी नियम है वही लगाते हैं अपने बच्चों पर और उन्हें स्वतंत्र भी रखते हैं। तुम्हें बच्चे जो करना है वो करो, लेकिन अब गलत काम नहीं, अच्छे काम, जो पढ़ना है पढ़ो, जो खाना है खाओ, जैसे रहना है रहो, लेकिन गलत कामों से उनके ऊपर प्रतिबंध होता है। अगला पॉइंट है स्नेहमुखी अनुशासन दृष्टिकोण। कुछ माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम समझाते हैं कि बच्चे, आप अगर ऐसे कार्य करोगे तो आपके ये परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास आपके पिता ने बाइक दे दिया और बाइक बहुत तेज चलाते हैं आप, तो पापा आपको समझाएंगे बच्चे अगर बाइक बहुत तेज चलाओगे तो इसमें एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है, आपके हाथ पैर में चोट आ सकते हैं। तो इसे हम स्नेहमुखी अनुशासन दृष्टिकोण कहते हैं, मतलब प्यार के साथ बच्चों को समझाना।
शक्ति उन्मुखी अनुशासन दृष्टिकोण क्या होता है? कुछ माता पिता अपने बच्चों को बिना किसी कारण बताए उन्हें किसी विशिष्ट तरीके के व्यवहार करने से रोकने का आदेश देते हैं। अब कुछ माता पिता क्या करते हैं, कारण नहीं बताते हैं बच्चों को और उन्हें किसी काम को करने से रोक देते हैं। इसमें शक्ति उन्मुखी अनुशासन दृष्टिकोण के रूप में ये सारी चीजें जानी जाती है। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा वीडियो मिले, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे पार्ट 1 बना देता हूं ताकि आपको पढ़ने और समझने में भी सुविधा हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इसे पार्ट 1 रहने देता हूँ और अब हम इसके पार्ट 2 का निर्माण करेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने आपको काफ़ी सारे स्लाइडों को सही तरीके से समझा दिया है। तो इसमें अब हम पार्ट 2 को अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दिया गया जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। अब आपको इंतजार करना है इसके सेकेंड पार्ट का, जो बहुत जल्दी आपके लिए बनाया जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।